यार आज हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे फिफ्थ सेम में होता है और इसका सिलेबस जो है वो ये लिखा है यूनिट 1 में, इंट्रोडक्शन में आता है हमारा। आप ये GGS IPU के सिलेबसेस में भी देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, मॉडल्स, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, इवोल्यूशनरी, स्पाइरल मॉडल, overview of quality standards like ISO 901 और सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, साइज मैट्रिक्स, LOC, टोकन काउंट, फंक्शन काउंट, डिज़ाइन मैट्रिक्स, डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स, इंफॉर्मेशन फ्लो मैट्रिक्स एंड सो ऑन। फिर यूनिट 2 आ जाता है ऐसे ही, है ना। तो अभी हम फ़िलहाल यूनिट 1 को देखने वाले हैं, है ना। यूनिट 2 जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में ये हैंड रिटन नोट समझा देता हूँ क्या लिखा है ना। सॉफ्टवेयर होता क्या है बेसिकली? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और अ प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, अगर एक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, है ना, जिससे कंप्यूटर ऑपरेट करता है। तो उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को या डेटा या प्रोग्राम को, है ना। तो सॉफ्टवेयर इज़ अ जेनेरिक टर्म, एक जेनेरिक टर्म है जिसको हम एप्लीकेशन स्क्रिप्ट्स के एप्लीकेशन के लिए भी बोल सकते हैं, कि कोड के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी सॉफ्टवेयर को, है ना। एंड प्रोग्राम दैट रन्स अ डिवाइस, और इसको एक डिवाइस को रन करने के लिए भी, जैसे तो हमारा एंड्रॉयड मोबाइल है तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज ऑर्डर टू डिलीवर गुड क्वालिटी मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर इन टाइम एंड विद इन बजट। ठीक है, ये ध्यान देना इस बात का। पहले तो क्वालिटी सही होनी चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, और टाइम के अंदर होना चाहिए, और बजट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और गुड क्वालिटी क्यों? टू अवॉइड प्रॉब्लम्स लाइक बग फिक्सिंग, है ना, शेयरवेयर और रिक्वायरमेंट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर रन्स। तो एज़ पर रिपोर्ट बाय IBM, 31% ऑफ प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं कम पूरा होने से पहले पहले, है ना। 53% कॉस्ट लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं। सोच रहे हो? तो आर्टिकल फ्रॉम चार्ल्स C. मैन आर्टिकल, ठीक है, ये लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट रिलीजेस विंडो XP ऑन अक्टूबर 25, 2001। On the same day, the company posted 18 megabytes of patches, kind of bug fixers on it website for bug fixes, compatibility, update and enhancement. तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडो XP को रिलीज़ किया 2001 में, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, है ना, या को बहुत से लोग हो भी गए होंगे, है ना। तो उस टाइम पे कितने 18 मेगाबाइट्स के बग फिक्सेस हुए थे, है ना। ये पैचेस डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, है ना। Two patches were intended to fix important security holes. So Microsoft advised users to back up critical files before initially patches. ठीक है, तो बैकअप कर लेना वरना सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। तो डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? आ जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। ये तब तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया, ठीक है, कि असल में एक सॉफ्टवेयर बनाना कितना मुश्किल है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो फ्रिट्ज बैनर क्या कहते हैं, बॉयर क्या कहते हैं? द एस्टैब्लिशमेंट एंड वी यूज़ ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर रिलायबल एंड एफिशिएंट। ठीक है, इकोनॉमिकल यानी आप पैसों का भी, जाहिर सी बात है, समय पैसा दोनों लगता है। स्टीफन सेल्स कहते हैं कि डिसिप्लिन वूज एम इज़ टू प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिलीवर्ड ऑन टाइम विद इन बजट। बजट में, टाइम में, और रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई करी। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? देखो, एक टेक्निकल डिफरेंस होता है कि देखो, एक प्रोग्राम होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। सॉफ्टवेयर उन सब का दादा है, यानी सॉफ्टवेयर जो है पूरा डोमेन है इसका, उसमें ही आते हैं सब। तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? कि इंस्ट्रक्शन टू सेट अप यूज़र, रिएक्शन ऑफ सिस्टम फेलियर, ऑपरेटिंग मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है? टेस्टिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वगैरह। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज द फेलियर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट लीड्स टू इनकम्प्लीट एंड डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। कॉजेज़ क्या होते हैं? बजट कम होगा, ओवर बजट हो जाता है, ओवर टाइम हो जाता है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हैंडल नहीं हो पाता कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को। और OS 360 एग्जाम्पल है इसका, कि लॉन्च बाय IBM बट नॉट रिलायबल एंड एफिशिएंट, सो इट इज़ अवॉइडेड बाय पीपल।
सॉफ्टवेयर क्राइसिस में क्या क्या आ जाता है, डिमांड इंक्रीज़ होना, कॉम्प्लेक्सिटी, चैलेंजेस इंक्रीज़ होना। देखो सेम वर्कफोर्स रहता है, मेथड और टूल्स रहते हैं, मगर क्राइसिस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मोर टेस्ट केसेस चाहिए होते हैं और एक्सपीरियंस टीम मेंबर चाहिए होते हैं, ठीक है, जिनको पहले से एक्सपीरियंस हो। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्या होते हैं, अ वे इन विच वी प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर, किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करते हैं। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में क्या आ जाता है, फंक्शनैलिटी या कंस्ट्रेन जो भी चाहिए होते हैं, और डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, ठीक है। वैलिडेशन में क्या आ जाता है, टेस्ट वगैरह कि वैलिडेट करना है ना कस्टमर को जो चाहिए। इवोल्यूशन में क्या आ जाता है, इवॉल्व होना चाहिए सॉफ्टवेयर टाइम के साथ साथ। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों डिफ़िकल्ट है हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना है और इम्प्रूव करना है। तो देखो टाइम इनफ नहीं होता, नॉलेज भी नहीं होती, इनसफिशिएंट कमिटमेंट्स होती हैं, ठीक है, काम पड़ जाता है, या फिर कॉन्टीन्यूस वे में नहीं होता। ये प्रोसेस इज़ वीक, द एंड प्रोडक्ट विल सफ़र, है ना। जब बनने का तरीका बेकार था तो आखिर में ख़राबी हो जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर का ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं। लाइफ साइकिल मॉडल कहते हैं, IEEE स्टैंडर्ड ग्रॉसरी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी कहती हैं कि द पीरियड ऑफ टाइम दैट स्टार्ट्स व्हेन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ कन्विंस्ड एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज़ नॉट नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर यूज़। तो इस टाइम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। दोबारा सुन लो, एक ऐसा टाइम जो स्टार्ट होता है जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ कन्विंस्ड एंड होता है जब नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर यूज़, यानी एक टाइम पे यूज़ हो रहा था, एक टाइम पे लोग मान गए थे उसके लिए, मगर आगे जाके कोई यूज़ नहीं हो रहा। लाइफ साइकिल में क्या क्या चीज़ें आती है, रिक्वायरमेंट आता है, फेजेस हैं ये सारे। रिक्वायरमेंट फेज, डिज़ाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज, टेस्ट, इंस्टॉलेशन, चेकआउट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड समटाइम रिटायरमेंट फेज भी आ जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC बोलूँगा आगे से, है ना। तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल होते हैं, बिल्ड कोड फिक्स करते हैं। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, फिर डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, है ना। डिफ़ाइन बिफोर डिज़ाइन, डिफ़ाइन बिफोर कोड। तो ध्यान देना इस चीज़ का कि डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। वाटरफॉल मॉडल की खास बात क्या है कि इसमें फेजेस जो होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं और ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। और डेवलपर जो होते हैं वो हर डेवलपर जो होते हैं हर फेज़ को कंप्लीट करना चाहिए, ईच फेज बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज, और इट रिसेंबल्स अ कैस्केड ऑफ वाटरफॉल। तो ऐसे लगता है जैसे वाटरफॉल हो रही है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन है टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, ठीक है, और डॉक्यूमेंट देम प्रॉपरली, डिस्क्राइबिंग व्हाट और हाउ, कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। ऊपर वाटरफॉल मॉडल पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना ओवरलैप नहीं होते, ऑर्डर में होते हैं, कंप्लीट करते हैं हर एक फेज़ को दूसरे फेज़ को पे पहुंचने से पहले, और कास्केड ऑफ वाटरफॉल की तरह रिजेंबल करते हैं। तो मैं रिक्वायरमेंट पे था, है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन में। तो अंडरस्टैंड एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, और डॉक्यूमेंट देम प्रॉपरली कि क्या और कैसे। तो रिजल्टेंट डॉक्यूमेंटेशन इज़ SRS डॉक्यूमेंट। तो SRS होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फिर आ जाता है डिज़ाइन फेज़। पहला हो गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन, फिर डिज़ाइन फेज़ टू ट्रांसफॉर्म SRS इनटू अ स्ट्रक्चर दैट इज़ सूटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन सम प्रोग्रामिंग। तो ऐसे स्ट्रक्चर में बना देना सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फेज़ में, ऐसे स्ट्रक्चर में बना देना जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सूटेबल हो। द रिजल्टेंट इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट एंड इट कंटेन ओवरऑल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इसमें सारा आर्किटेक्चर आ जाता है, ठीक है। थर्ड आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग। तो डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड एंड कोडिंग फेज प्रोसीड्स। तो टेस्टिंग जब भी होती है तो हमेशा एग्जामिनेशन होती है, ये कितना कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड के केसेस, टेस्ट केसेस देखे जाते हैं। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, टेस्टिंग एन एंटायर सिस्टम इज़ डन आफ्टर लिंकिंग ईच मॉडल, ठीक है। तो टेस्ट करना होगा, पहले लिंक करना पड़ेगा उसके लिए। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में आ जाता है, इट इंक्लूड एरर्स, ठीक है, मेंटेन करने में एरर्स को रिमूव करना, फंक्शंस को ऑप्टिमाइज़ करना। प्रॉब्लम क्या आती है वाटरफॉल मॉडल में, डिफ़िकल्ट टू डिफाइन ऑल रिक्वायरमेंट इन स्टार्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ये डिफ़िकल्ट है। वर्किंग वर्जन इज़ सीन वेरी लेट,
और रियल प्रोजेक्ट आर रियली सीक्वेंशियल, असली प्रोजेक्ट सीक्वेंशियल होते हैं, मोस्ट सुटेबल फॉर एक्यूमुलेटी एंड एनी चेंज, ठीक है। इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग accounting system, then building a new accounting system can be easily manageable with waterfall model। तो ये एडवांटेज हो गई कि जब भी अकाउंटिंग सिस्टम बनाना तो वाटरफॉल मॉडल आता है। तीसरा आता है प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। अभी तक हमने कौन से मॉडल देख लिए। पहला था बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, ठीक है। बिल्ड कोड फिक्स कोड, बिल्ड करो फिक्स करो। फिर आता है वाटरफॉल मॉडल, है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन सिस्टम, ऑपरेशन, मेंटेनेंस। और तीसरा आ जाता है हमारे पास प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। प्रोटोटाइप देखते हैं कि फर्स्ट अ वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग एक्चुअल सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहले बना लेते हैं पेन पेंसिल से, मतलब कोड करने से पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप इज़ इवेलुएटेड बाय कस्टमर एंड फीडबैक दिए जाते हैं। फिर रिक्वायरमेंट से क्विक डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करते हैं, कस्टमर इवेलुएशन, यस तो फिर शुरू हो जाओ, नहीं तो फिर रिफाइन करो, है ना। डिज़ाइन शुरू कर दो, इम्प्लीमेंट करो, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेट करो, ऑपरेशन मेंटेनेंस करो। प्रॉब्लम क्या होती है, कस्टमर कैन बी लेज़ी, ठीक, कस्टमर्स कहते हैं जो जैसा भी हो जाए। प्रोटोटाइप मस्ट बी डिलीवर्ड क्विकली, ठीक है। प्रोटोटाइप को क्विकली डिलीवर होना चाहिए। अगला आ जाता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, ठीक है। इससे पहले हमारा कौन सा मॉडल था, प्रोटोटाइप मॉडल। उससे पहले हमारा वाटरफॉल था, उसके बाद उससे पहले बिल्ड एंड फिक्स। तो 3 मॉडल हो गए। चौथा मॉडल का नाम है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। इट रिजेंबल्स iterative enhancement model but a way that a usable product is not needed at the end of each cycle। क्या बोलो, ये रिजेंबल करते हैं आइट्रेटिव इन्हांसमेंट मॉडल की तरह, मगर डिफ़र करता है उस वे में कि यूजेबल प्रोडक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं होता एट द एंड ऑफ ईच साइकिल। तो ये जैसे वाटरफॉल मॉडल जो है उसमें डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है, फिर कोडिंग, फिर इंटीग्रेशन, फिर मेंटेनेंस, आइट्रेट करता है इसको, है ना। इवोल्यूशनरी मॉडल में क्या होता है, आइट्रेटिव वर्जन में डिज़ाइन आता है और वर्किंग प्रोडक्ट बनता है, एटलीस्ट मिनिमल वर्जन विल बी रेडी, ठीक है। तो आइट्रेटिव इन्हांसमेंट कहते हैं, मतलब एक डेमो बना दो, एक स्मॉल प्रोजेक्ट बना दो, फिर उसको इन्हांस करते जाओ टाइम टू टाइम। इट शुड बी यूज्ड व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग अ मिनिमल वर्जन ऑफ द सिस्टम क्विकली, और इट इज़ यूजफुल व्हेन रिक्वायरमेंट आर अनस्टेबल और नॉट वेल अंडरस्टूड इन द बिगनिंग, ठीक है, जब रिक्वायरमेंट्स को नहीं पता होगा। फिर आते हैं स्पायरल मॉडल्स को कहते हैं बैरी बोएम रिकॉग्नाइज लेक ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इनटू अ लाइफ साइकिल मॉडल एंड ट्राई टू करेक्ट इट यूजिंग स्पायरल मॉडल। लाइफ साइकिल मॉडल में दिक्कत आ रही थी तो फिर स्पायरल मॉडल चलाया। 4 फेज दिए, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, अलिटरेटिव, कंस्ट्रेन, रिस्क एनालिसिस, एनालाइज अल्टरनेट एंड आइडेंटिफाई रिस्क इन्वॉल्व। फिर आता है डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। फिर आता है असेसमेंट यानी कस्टमर इवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे देखो किस तरह से स्पाइरल चलता है, रिस्क एनालिसिस, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, प्लानिंग, ये घूमता है, ठीक है, ऐसे करके बड़े स्केल पे। दिस मॉडल डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सो दिस इज बेसिक मॉडल, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल टेबल दे रखी है WPSE, है ना, ये मॉडल्स के नाम है। तो इजी डिफाइनेबल, चेंज ऑफन, रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट इंडिकेटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये सब कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, है ना। वाटरफॉल मॉडल कर सकता है इजीली डिफाइन, है ना। स्पाइरल जो है वो चेंज ऑफन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना। इवोल्यूशनरी डज नॉट गिव एंड प्रोडक्ट एट एवरी चेंज, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड ISO में 901 कह रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, मोस्टली वैलिड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनली recognized quality maintenance system, it helps to continually monitor and maintain quality in your business, so you can identify areas of improvement, है ना। improvement areas को identify करने के लिए conducted applies to organization engaging in design development। feature for software development आ जाते हैं documentation, testing, organization, ये सारे फीचर आ जाते हैं, ठीक है।
फिर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, SEI, CMM यानी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो इट इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इट बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी एंड डिटरमाइन इफेक्टिवनेस इन डिलीवरी क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो 5 लेवल ऑफ मैच्योरिटी होते हैं। रेग्रेसिव में आता है केओस, पैनिक, हेरोइक इफेक्ट। और सेकेंड होता है रिपीटेबल, दैट इज़ प्रोसेस डॉक्यूमेंट, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। फिर आ जाता है हमारे पास तीसरे नंबर पे कंसिस्टेंट, फिर क्वालिटेटिव, फिर ऑप्टिमाइजिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की बात करते हैं, उसमें इतना ही था। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की में क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोसेसेस। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि कितना मेजरमेंट करते हैं एक टाइप का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का या सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोसेसेस का। तो और दूसरी डेफिनेशन अच्छी है कि द कॉन्टीन्यूस एप्लीकेशन मेजरमेंट बेस्ड ऑन टेक्निक्स टू द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जिस तरह से मेजर करा जाएगा वो टेक्निक्स को डिफाइन करना है। डेवलपमेंट प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स टू सप्लाई मीनिंगफुल एंड टाइमली मैनेजेबल इन्फॉर्मेशन। तो क्या मतलब होता है, व्हाट आर वी मेजरिंग, क्या मेजर कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन स्पीड, नंबर ऑफ एरर्स, लाइंस ऑफ कोड, डायरेक्ट मेजर होंगे। इनडायरेक्टली हम एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, पोर्टेबिलिटी मेजर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारे यूजिंग नंबर्स टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर और द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा नंबर्स का यूज़ करना। एप्लीकेशन टू एस्टिमेट साइज एंड कॉस्ट, कंट्रोलिंग वोल प्रोजेक्ट, प्रिडिक्टिंग क्वालिटी कैसी रहेगी। LOC होता है लाइन ऑफ कोड, है ना, बेसिक लाइंस इन एस्टिमेट साइज, नो जर्नल एग्रीमेंट अबाउट व्हाट इज लाइन ऑफ कोड, और सम इंक्लूड डेटा डिक्लेरेशन वगैरह, है ना, कमेंट्स। तो प्रोडक्टिविटी जो होता है LOC अपॉन पर्सन अपॉन मंथ होता है। अभी आपको समझाएंगे जब एक क्वेश्चन करेंगे तो, है ना। मेजरिंग बाय लाइन ऑफ कोड इज़ लाइक मेजरिंग अ बिल्डिंग बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड। तो कितनी ब्रिक्स है उस तरह से मेजर कर रहे हैं। लाइन ऑफ कोड कैन प्रेडिक्ट प्रोग्रामिंग टाइम बट नॉट टेल एनीथिंग अबाउट एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी। तो फंक्शन काउंट क्या होता है? काउंटिंग फंक्शन इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, फंक्शन कितने हैं। मेजरिंग फंक्शनैलिटी फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, और मेजरमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, किस तरह की यूज़ हुई। तो इनपुट हमारा होता है इन्फॉर्मेशन एंटरिंग सिस्टम, और इन्फॉर्मेशन लीविंग सिस्टम हमारा आउटपुट हो जाता है। इंक्वायरी में आ जाता है रिक्वेस्ट टू इंस्टेंस एसेस इन्फॉर्मेशन। ये सारे टर्म्स का ध्यान रखना। ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल आता है। इंक्वायरीज में आता है रिक्वेस्ट टू इंस्टेंट एसेस इन्फॉर्मेशन। इंटरनल लॉजिक फाइल आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन हेल्ड विद इन सिस्टम। एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल में आ जाता है इन्फॉर्मेशन हेल्ड आउटसाइड सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से कि यूज़र आउटपुट इनपुट देता है, मतलब इनपुट देता है आउटपुट लेता है, ILF है, सिस्टम है हमारा, और इंक्वायरी यूज़र टू EIF। ठीक है, फीचर्स एंड एडवांटेज आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, टूल एंड methodologies used, functional pointing can be estimated from requirement, और it can be relevant approach than LOC। ठीक है, जैसे ये टेबल का याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि इंटरनल आउटपुट इनपुट होगा लो में 3, एवरेज में 4, हाई में 5। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है ना। एक्सटर्नल हो जाएगा हमारा 4, 5, 7, इंक्वायरीज में 3, 4, 6, लॉजिक फाइल 7, 10, 15, इंटरफेस फाइल 5, 7, 10। तो दीज आर वैल्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट। तो UFP होता है हमारा अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, और CF होता है कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट। तो ध्यान रखना है फार्मूला 0.65 + 0.00 सिग्मा F होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये बनाया गया फार्मूला है, टेस्टेड फार्मूला है ना, मतलब कोई प्रूफ वगैरह नहीं है इसका। तो सिग्मा F इज इक्वल टू I × 14। तो इन्फ्लुएंसर जो होता है, इन्फ्लुएंस होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो FP जो हो जाएगा हमारा UFP × CAF हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। नंबर ऑफ़ इनपुट 50 दे रखे हैं, आउटपुट 40 है, इंक्वायरी 35 है, यूज़र फाइल 6 हैं, एक्सटर्नल इंटरफेस में हमारे पास 4 हैं। ठीक है, 0, 4 लिखा है। एंड CAF एंड वेटिंग फैक्टर्स आर एवरेज। ठीक है, एवरेज बोला है ना, हाई ना लो। तो कंप्लीट फंक्शन पॉइंट बताओ। तो I तो 1, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 5 है, 4, 5 है ना। एवरेज वैल्यू हमारी 3 रहती है। ठीक है, UFP में टेबल से पता चल जाएगा एवरेज क्या होता है।
45410 7 कैसे आया? जो जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो सारी एवरेज इसको लिख दिया गया है। देखो 45410 7 जो बीच में टेबल में लिखा है वही सारी वैल्यूज़ को लिख दिया गया है ना। अब इनके साथ कैलकुलेशन करेंगे। 50 हमारे पास इनपुट थे तो 50 इंटू 4 करा, 40 इंटू 5 करा, ऐसे करके हमारे पास फाइनली 628 आ गया। CAF आ जाएगा हमारे पास 0.65 इंटू 0.01 इंटू 3 इंटू 14। ठीक है, तो आंसर फाइनली हमारा 1.07 आ गया। और FP हो जाएगा UFP इंटू CAF, दैट इज़ 628 इंटू 1.07, दैट इज़ 671.96। ठीक है, तो ये थे हमारा तरीका। हाँ, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। ठीक है, टोकन काउंट जो है नेक्स्ट क्लास से करेंगे। चलिए।